गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है अटैचमेंट, और इसका जो सेक्शन 60 है वो हम ले रहे थे। आधा हमने ले लिया था, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है जो एग्जीक्यूशन में सेल या अटैचमेंट किया जा सकता है, ये डिस्कशन का पॉइंट है। तो इसमें हम जो आई ए तक हमने ले लिया था, उससे आगे हम जे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ें दे रखी है जो एग्जेम्प्टेड है, जिनको अटैचमेंट या सेल नहीं किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो जे है इसमें, द पे एंड अलाउंसेज ऑफ पर्सनस टू होम द एयरफोर्स एक्ट और द आर्मी एक्ट और द नेवी एक्ट अप्लाइज। तो जो भी व्यक्ति हैं जिनके पे और अलाउंसेज अगर उनको मिल रहे हैं, जिन पर एयरफोर्स एक्ट या आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट लगता है, तो ये एग्जेम्प्टेड हैं। इनको अटैचमेंट या सेल नहीं किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नेक्स्ट है कि ऑल कंपलसरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स, कि जो कंपलसरी डिपॉजिट अगर किए जाते हैं या दूसरे जो अमाउंट है जो इन और डराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट फॉर द टाइमिंग अप्लाइज, और ऐसे कोई भी दूसरे सम है या फंड्स है जिन पर प्रोविडेंट फंड्स एक्ट अप्लाई होता है, इन सो फार एज दे आर डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट नॉट टू बी लायबल टू अटैचमेंट। और उस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है कि ये जो फंड है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, अटैचमेंट की कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकती है, तो उस केस में वो अटैचमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट के है, ऑल डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स इन और डेराइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 फॉर द टाइमिंग अप्लाइज। और दूसरे जो डिपॉजिट या सम्स हैं जो किसी फंड से डेराइव हुए हैं, जिन पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाई होता है, इन सो फार एज दे आर डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट इज़ नॉट टू बी लायबल टू अटैचमेंट। और उसमें ये जो है उस एक्ट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे, तो उस केस में ये इनका अटैचमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है के बी, ऑल मनीज पेएबल अंडर अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर। और इसके अलावा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो पेएबल मनी है, जो जजमेंट डेटर की लाइफ पे अगर इंश्योरेंस ले रखा है, पॉलिसी है, तो उस केस में जो मनी पेएबल है वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगी। नेक्स्ट केस ही है, द इंटरेस्ट ऑफ अ लेसी ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू विच द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड एकोमोडेशन अप्लाई। और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो लेसी है और उसका जो इंटरेस्ट है जिस पे लॉ के प्रोविजंस टाइमिंग अप्लाई होते हैं रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड एकोमोडेशन, अगर ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, तो उस केस में उस पोर्शन को भी अटैचमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है एल, एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इमोल्यूमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके जो इमोल्यूमेंट है उसका जो अलाउंस है वो, और एनी सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी या रेलवे कंपनी का कोई कर्मचारी है उसका जो कोई अलाउंस है, और लोकल अथॉरिटी, और अगर लोकल अथॉरिटी का कोई सर्वेंट है, विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के और ये डिक्लेयर कर सकती है कि वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनी सब्सिस्टेंस ग्रांट और अलाउंस मेड टू एनी सच सर्वेंट वाइल अंडर सस्पेंशन। या फिर अगर वो कर्मचारी अगर सस्पेंशन की अवधि में उनको अगर सब्सिस्टेंस ग्रांट या फिर कोई अलाउंस दिया जाता है, तो वो भी अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एम, एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, और अगर कोई किसी व्यक्ति को ये एक्सपेक्टेड है कि उसको सक्सेशन में कुछ मिलेगा, और अदर मियरली कंटिंजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट, या इसी तरह का कोई कंटिंजेंट समाश्रित या कोई पॉसिबल राइट या इंटरेस्ट है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। नेक्स्ट है एन, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, और अगर फ्यूचर में मेंटेनेंस प्राप्त करने का अगर किसी का राइट है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है ओ, एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, या कोई दूसरा अलाउंस है जो भारतीय कानून के द्वारा अटैचमेंट की लाइबिलिटी से एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, या सेल नहीं की जा सकती है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो उस केस में ये भी एग्जेम्प्टेड रहेगा।
नेक्स्ट पी है वेयर द जजमेंट लेटर इज ए पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जब जजमेंट लेटर वो व्यक्ति है जो लैंड रेवेन्यू पेमेंट करने के लिए लायबल है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एप्लीकेबल टू हिम, और उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो किसी भी कानून जो टाइमिंग एप्लीकेबल हो रहा है उसके ऊपर, इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ सच रेवेन्यू, और अगर उसको एग्जेम्प्टेड कर रखा है कि उसको बेचा नहीं जा सकता है, अगर कोई रेवेन्यू का बकाया अगर है तो उसकी रिकवरी के लिए उसको एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, सेल नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में ये भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है इसमें, द मनीज पेएबल इन रिलेशन टू मैटर्स मेंशन इन, कि जो मैटर्स क्लोज GHIIAJL और O में हमने लिए हैं, तो उन मैटर्स में जो मनी पेएबल है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम अटैचमेंट और सेल, वेदर बिफोर और आफ्टर दे आर एक्चुअली पेएबल, और वो सब एग्जेम्प्टेड रहेंगे चाहे वो एक्चुअली पेमेंट करने से पहले के अगर वो हैं या बाद के हैं, दोनों ही केस में। एंड इन केस ऑफ सैलरी द अटैचेबल पोर्शन देयर ऑफ इज लायबल टू अटैचमेंट वेदर बिफोर और आफ्टर इट इज़ एक्चुअली पेएबल, और अगर अटैचेबल पोर्शन में है अगर सैलरी, तो उस केस में अटैचमेंट में वो लायबल रहेंगे चाहे वो एक्चुअली पेएबल हुए हैं उससे पहले या उसके बाद में, दोनों ही केस में वो लायबल रहेंगे पेमेंट के लिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड दे रखा है, इन क्लोजेज 1 एंड इन क्लोजेज I एंड IA सैलरी मीन्स, तो जो हमने क्लोज लिए थे I और IA उसमें सैलरी का क्या मतलब रहेगा वो दे रखा है। मीन्स द टोटल मंथली एम्बोल्यूमेंट्स, उसमें टोटल मंथली कितना जो एम्बोल्यूमेंट्स मिलता है, एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लोज L, और उसमें से वो अलाउंस एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे जो क्लोज L के प्रोविजंस के तहत हमने एग्जेम्प्टेड माने हैं। डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव, और जो उस व्यक्ति द्वारा एम्प्लॉयमेंट से डिराइव किए जाते हैं चाहे वो ऑन ड्यूटी है या चाहे वो छुट्टी पे है। एक्सप्लेनेशन 3 है इसमें, इन क्लॉज L अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, कि जो क्लॉज L हमने लिया था उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब रहेगा वो दे रखा है। इसमें फर्स्ट है एज रेस्पेक्ट्स एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर कोई व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है, और एनी सर्वेंट ऑफ अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कर्मचारी है, और ऑफ अ कैंटोनमेंट अथॉरिटी, या फिर अगर कोई कैंटोनमेंट अथॉरिटी का पर्सन सर्विस में है, और ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अ मेजर पोर्ट, और या फिर कोई मेजर पोर्ट की पोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। थर्ड है इसमें एज रेस्पेक्ट्स एनी अदर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि दूसरे कोई अगर सर्विस वाला व्यक्ति है गवर्नमेंट का, और अ सर्वेंट ऑफ एनी अदर लोकल अथॉरिटी, या कोई लोकल अथॉरिटी का कोई सर्वेंट है, तो उस केस में द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4 दे रखा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस प्रोविजो वेजेज इंक्लूड्स बोनस एंड लेबरर इंक्लूड्स स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर। तो वेजेज में इस प्रोविजो के लिए वेजेज में बोनस भी इंक्लूड माना जाएगा, और लेबरर जहाँ वर्ड आया है वहाँ पे चाहे वो लेबरर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, ये सब इसमें इंक्लूड माने जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजो द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स, कि इस प्रोविजो के लिए जो एग्रीकल्चरलिस्ट का मतलब क्या रहेगा, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली, जो व्यक्ति खुद खेती करता है, ज़मीन को खुद उगाता है फसलें, एंड हु डिपेंड्स ऑन फॉर हिज लाइवलीहुड मेनली ऑन द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर जो अपनी आजीविका के लिए जो उसकी खेती की ज़मीन है उससे जो आय हो रही है उसके ऊपर निर्भर है मेनली, वेदर एज ओनर टिनेंट पार्टनर और एग्रीकल्चरल लेबरर, और चाहे वो उसका ओनर है या टिनेंट है या फिर पार्टनर है या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन अगर वो डिपेंड रह रहा है एग्रीकल्चरल इनकम पे, तो उस केस में उसको इंक्लूड माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 6 है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन 5 एन एग्रीकल्चरिस्ट शैल बी डीम्ड टू कल्टिवेट लैंड पर्सनली इफ़ ही कल्टिवेट्स लैंड। तो जो एक्सप्लेनेशन 5 है उसके लिए एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सनली लैंड कल्टिवेट कर रहा है, इफ़ ही कल्टिवेट्स लैंड, कि अगर वो उस ज़मीन पे उपज ले रहा है ए बाय हिज ओन लेबर, वो खुद काम करके अगर वो फसलें ले रहा है,
और बी है बाय द लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या उसके फैमिली मेम्बर उसमें काम कर रहे हैं और उससे वो उगा रहा है फसलें। और सी बाय सर्वेंट्स और लेबरर्स ऑन वेजेस पेएबल इन कैश और इन काइंड नॉट बीइंग एज अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस और बोथ, या फिर उसने नौकर रख रखे हैं या मजदूर रख रखे हैं वेजेस पे, वो वेजेस चाहे कैश में पेमेंट किया जाता है या फिर किसी वस्तु के रूप में किया जाता है, लेकिन शेयर ऑफ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, या कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, तो हम मानेंगे कि वो कल्टीवेट कर रहा है खुद लैंड। नेक्स्ट 1A है इसमें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कि किसी भी दूसरे कानून में जो तत्समय प्रचलित है उसमें कोई भी बात होते हुए भी एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एन एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी वॉइड, कि अगर कोई व्यक्ति इस बात पे एग्री हो जाता है कि मैं इस सेक्शन के तहत जो भी एग्जेम्प्टेड हैं चीज़ें उसका बेनिफिट वेव कर रहा हूँ, तो ऐसा अगर एग्रीमेंट भी किया जाता है तो वो वॉइड होगा, ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है इसका 60 का, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, कि इस सेक्शन की कोई भी बात इस तरह से नहीं मानी जाएगी कि उसमें हाउसेज या दूसरी बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होगी, विद द मटेरियल्स, उसमें मटेरियल और साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड्स इमीडिएटली अपर्टेनेंट देयर टू, और उससे जुड़ी हुई जो ज़मीन है वो, एंड नेसेसरी फॉर देयर एन्जॉयमेंट, और जो ज़मीन उसको उपयोग करने के लिए उपभोग करने के लिए ज़रूरी है, फ्रॉम अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और उसको अटैचमेंट और सेल जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में किया जाता है उससे एग्जेम्प्टेड नहीं माना जाएगा, फॉर रेंट ऑफ एनी सच हाउस बिल्डिंग साइट और लैंड, जब कोई डिक्री है और वो डिक्री उस ज़मीन के किराए के लिए है, मतलब उस मकान बिल्डिंग या साइट जो ये है उससे रिलेटेड किराए के लिए है, और उससे रिलेटेड डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर उसको अटैचमेंट या सेल की बात आती है तो उस केस में ये एग्जेम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। तो ये सेकंड सबसेक्शन है सेक्शन 60 का। तो आज हमने इस क्लास में सेक्शन 60 कंप्लीट कर लिया है, अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।